स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। मैं हेमंत लेकर के हाजिर हूँ आज का करंट अफेयर। देरी न करते हुए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? ऑप्शन है जिंदल स्टील एंड पावर, टाटा स्टील, एस्सार स्टील या फिर भिलाई इस्पात संयंत्र ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि टाटा स्टील्स ने। अब इनकी व्याख्या देख लेते हैं जरा सा। टाटा स्टील्स ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। यह पाइपलाइन हाइड्रोजन को सुरक्षित और कुशल तरीके से स्थानांतरित करने के लिए विकसित की गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 को मंजूरी दी है? ओडिशा ने, तेलंगाना ने, हिमाचल प्रदेश ने या फिर आंध्र प्रदेश ने। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह योजना मंजूर की है जिसका उद्देश्य पुरानी संपत्ति विवादों को हल करना है। ठीक है, तो ये जो सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना है, इस योजना का जो उद्देश्य है वो है पुरानी संपत्ति विवादों को हल करना। और ये कौन से सरकार के द्वारा लागू किया गया है? ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा यह अभियान लागू किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भाषा ने राष्ट्रीय डोंगरी कवि सम्मेलन का आयोजन जम्मू में हुआ? यानी कि किस भाषा में राष्ट्रीय डोंगरी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो हिंदी, डोगरी, उर्दू या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। अभी इसमें देखने से तो लगता है कि हाँ डोगरी है, तो ऑप्शंस में डोगरी है और हम टिक कर देते डोगरी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि सभी यानी कि हिंदी, डोगरी और उर्दू इन सभी को लेकर के कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी, डोगरी और उर्दू में यह सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नई तकनीकी विकसित की है? अमेरिका ने, चीन ने, जापान ने या फिर फ्रांस ने। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चीन ने। चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग की जल्दी पहचान के लिए एक नई तकनीकी विकसित की है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा भारतीय पुनर्जागरण और मोदी दशक पुस्तक का विमोचन किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। गृह मंत्री अमित शाह ने यानी कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं ने इस पुस्तक का विमोचन किया। कौन सी पुस्तक था? पुस्तक का नाम है इंडियन रेनिजेंस मोदी डिकेड, यानी कि भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया है? हरियाणा ने, राजस्थान ने, केरल ने या फिर मेघालय ने। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने यह महोत्सव शुरू किया है। हाल ही में किस तारीख को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया? 27 जनवरी को, 28 जनवरी को, 29 जनवरी को या फिर 30 जनवरी को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 30 जनवरी को। 23 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। कुष्ठ को लेप्रोसी या कोढ़ भी कहते हैं, जो हिंदी में गांव की भाषा में कहा जाता है वो कोढ़ कहा जाता है। ठीक, तो कोढ़ या कुष्ठ रोग। अगला है, हाल ही में यमुना नदी में स्पेस प्रदूषण से दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या हो गई है। तो सोडियम के प्रदूषण से, अमोनिया के प्रदूषण से, नाइट्रोजन की वजह से या फिर फास्फोरस की वजह से। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमोनिया के बढ़ने की वजह से, अमोनिया पॉल्यूशन की वजह से। अमोनिया प्रदूषण के कारण दिल्ली के कई क्षेत्रों में पानी की समस्या उत्पन्न हुई। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से लड़ने के लिए किस राज्य के पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और अलायंस इंडिया ने सहयोग किया है? बिहार ने, पंजाब ने, हरियाणा ने या फिर राजस्थान ने। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह सहयोग किया है। हाल ही में कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत पर्व 2025 महोत्सव का आयोजन किया गया? दिल्ली में, उत्तराखंड में, केरल में या फिर झारखंड में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। दिल्ली में भारत पर्व 2025 का आयोजन हुआ। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो 28 जनवरी को, 29 जनवरी को, 30 जनवरी को या फिर 31 जनवरी को। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 31 जनवरी को। 31 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है। विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस के अवसर पर इंडिया गेट को
किस रंग से रोशन किया गया? ऑप्शन है नारंगी, बैंगनी, इनमें से दोनों यानी कि ये दोनों कलर से, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इन दोनों कलर से रंगा गया। इंडिया गेट को नारंगी और बैंगनी रंग से रोशन किया गया। वजह क्या थी कि विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के अवसर पर इंडिया गेट को नारंगी और बैंगनी रंग से रंगा गया, रोशन किया गया। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं कल के वीडियो में कवर कर चुका हूं, इसका आंसर आपको बताना है, मैं नहीं बताने वाला, कि हाल ही में कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है? ये ऐसा इसलिए लिया क्योंकि ये इसकी इंपॉर्टेंस थी या इसके पूछे जाने का चांसेस था, तो मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लिया। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर। जिन साथियों ने इसका राइट आंसर नहीं पता है वो लास्ट वीडियो को जाकर के जरूर देखें, जो कि 2 फरवरी का करंट अफेयर है, उसमें इसका आंसर बताया गया है। अगला प्रश्न है कि कौन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय यात्री होंगे? अब याद रखिएगा कि यहाँ पे अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्ण, या फिर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS की यात्रा के लिए चुना गया है, जिससे वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। याद रखिएगा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ भारत से जाने वाले पहले ये थे या इस जगह पे। तो देखो अंतरिक्ष स्टेशन अलग है, अंतरिक्ष में जाना अलग है, किसी ग्रह पे जाना अलग है, तो सबके डिफरेंट डिफरेंट अपने मायने हैं। अभी कोई पूछा जाए कि हाँ चांद पे जाने वाला पहला व्यक्ति और भारत से जाने वाला पहला व्यक्ति, तो वो अलग हो जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति और भारत से अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति वो अलग हो जाता है। सेम एज अगर हम अंतरराष्ट्रीय की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात की जा रही है, यानी कि जो स्टेशन वहां पे स्थापित किए गए हैं वहां पे भारत से जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। अगला प्रश्न है कि बजट 2025 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को सबसे अधिक राशि आवंटित की गई है? शिक्षा मंत्रालय को, रक्षा मंत्रालय को, रेल मंत्रालय को, या फिर गृह मंत्रालय को? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रक्षा मंत्रालय को। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबसे ज्यादा राशि आवंटित की गई है। रक्षा मंत्रालय को 2025 के बजट में सबसे अधिक धनराशि आवंटित की गई है ताकि रक्षा क्षेत्र को और मजबूत किया जा सके। भाई ये हमारे लिए गर्व की भी बात है, और एक तरीके से देखा जाए तो हमारा जितना रक्षा क्षेत्र मजबूत होगा, जो आज के टाइम पे अगर देखें जिस तरीके से घुसपैठियां बढ़ते जा रहे हैं और चीन और पाकिस्तान से हमें हमेशा से खतरा मंडरा रहा है, तो उस मामले में अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये सही किया गया है कि रक्षा मंत्रालय को जो धनराशि आवंटित की गई है वो सबसे अधिक की गई है। अब रक्षा मंत्रालय के बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए था वो होना चाहिए था शिक्षा मंत्रालय, जहां पे कि जो हमारे युवा हैं या जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, स्टूडेंट्स हैं, उनको इस बजट का लाभ अच्छे से मिल पाता तो हम आने वाले टाइम पे और अच्छे से और ज्यादा से ज्यादा अच्छे नागरिक को तैयार कर पाते, जो कि इस देश को आगे बढ़ाने में हेल्प करते। अगला प्रश्न है कि बजट 2025 में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है? त्रिपुरा में, असम में, बिहार में, या फिर ओडिशा में? तो इसका भी आंसर मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी जिन साथियों को नहीं पता, आंसर नंबर सी इज राइट, यानी कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। और बिहार में मखाना की खेती सबसे अधिक होती है, तो इसीलिए यहाँ पे सरकार ने एक विशेष मखाना बोर्ड स्थापित किया है ताकि इस खेती को और भी ज्यादा प्रमोट किया जाए। देखो मखाना हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, इसकी डिमांड भी हो रही है, और कुछ पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो पहले तो लोग मखाना नहीं इतना यूज करते थे, लेकिन जब से इसके इंपॉर्टेंस के बारे में साइंटिस्ट के जरिए पता चला है तो इसकी मांग न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी होने लगी है। तो इसी को देखते हुए, इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए सरकार ने यहाँ पे मखाना बोर्ड की स्थापना की हुई है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में किस क्षेत्र को पुराना युद्ध घोड़ा कहा गया है? ओल्ड वॉर हॉर्स के नाम से किसे कहा गया है? कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, या इनमें से कोई नहीं? देखो जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में 3 क्षेत्र हमको पढ़ने को मिलता है। जो प्राइमरी सेक्टर होता है जिसमें कि एग्रीकल्चर सेक्टर कहा जाता है, सेकेंडरी होता है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया होता है, टर्सरी होता है जिसमें कि मेनली सर्विस सेक्टर होता है।
ठीक है। तो अभी में से पूछ रहा है कि पुराना युद्ध घोड़ा किसे कहा गया। ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आगामी क्वेश्चन जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेरिटरी सेक्टर के नाम से भी पूछा जा सकता है, सेवा क्षेत्र के नाम से भी पूछा जा सकता है, या सर्विस एरिया के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो सेवा क्षेत्र को भारत की अर्थव्यवस्था में निरंतर वृद्धि के लिए पुराना युद्ध घोड़ा कहा गया है। देखो, इंडस्ट्री इसलिए प्रमोट नहीं हो रही है कि इंडस्ट्री के लिए लोगों के पास में होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा बजट, और नॉर्मली देखा जाए तो हम मिडिल लोअर मिडिल क्लास के लोगों में देखते हैं तो इतना ज्यादा बजट नहीं होता है कि वो नई कंपनी या नई इंडस्ट्री की स्टार्टअप कर सके। एग्रीकल्चर में प्रमोट करने की जरूरत है, लोग एग्रीकल्चर को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों की जो रिपोर्ट आई उसमें देखा गया कहाँ एग्रीकल्चर में सुधार हो रहा है, बस जिस लेवल का सुधार होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। तो बचता है हमारे पास में तीसरा टर्शियरी सेक्टर, या जिसे हम कहते हैं सेवा क्षेत्र। तो ज्यादातर जो लोग हैं, चाहे वो लोअर क्लास के हों, लोअर मिडिल के हों या अपर मिडिल क्लास के हों, ये सर्विस सेक्टर में ही जाना चाहते हैं। आज भी जो तैयारी कर रहे हैं, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका भी उद्देश्य कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर में ही जाना है। तो इसी सर्विस सेक्टर को पुराना युद्ध घोड़ा कहा गया है। बजट 2025 में केंद्र सरकार ने कितने लाख रुपए तक की आय पर कर छूट दी है, यानी कि कितने लाख रुपए तक आप कमाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए या फिर 15 लाख रुपए। भाई इसमें इतने ज्यादा मीम्स बन चुके, इतने ज्यादा मीम्स इसके बनाए गए, तो मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर बताने की जरूरत पड़ेगी कि जितने मीम्स इसके बना दिए गए इसको लेकर के, वो आंसर ऐसे ही पता चल गया। बट फिर भी जिन साथियों को नहीं पता, इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीस तक में। अगर आप साल भर में 12 लाख रुपए कमा करके बचाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके पहले यह रकम थी 7 लाख, 5 से 7 लाख के बीच में था, अभी यह कर दिया गया है 12 लाख रुपए, यानी कि साल भर में महीने का 1 लाख रुपए भी अगर आप कमाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सरकार ने मध्यम वर्ग को राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक की आय पर कर छूट प्रदान की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ा करके कितने लाख रुपए तक कर दिया गया। दोस्तों ये भी जो प्रश्न है ये नए बजट से लिया गया है, जो कि भी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। उसी से लिया गया है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड था, जिसपे कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी जो जमीन होती थी, खेती करने योग्य जमीन, उस पर क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन ले सकते थे। तो ये रकम कितनी बढ़ा 3 लाख से कितनी बढ़ा कर दी गई है। तो ऑप्शन है आपके 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख या फिर 8 लाख। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये रकम अभी कर दी गई है 5 लाख रुपए। पहली ये रकम कितनी थी, तो पहली ये रकम थी 3 लाख रुपए। ठीक है, पहली ये रकम 3 लाख रुपए थी और अभी इसको बढ़ा करके कर दिए गए हैं 5 लाख रुपए। अगला प्रश्न है कि भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करना है, यानी हम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कौन से ईयर तक में करने लगेंगे। एक टारगेट है, कब तक का टारगेट दिया गया है, 2028 तक, 2030 तक, 2035 तक या फिर 2047 तक। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 2047 तक। भारत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य लेकर के चल रहा है ताकि ऊर्जा जरूरतें पूरी की जा सके। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में 12.7 लाख मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाला उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल अ फर्टिलाइजर प्लांट विल अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 12.7 लाख मीट्रिक टन बी एस्टेब्लिश्ड। मेघालय में, त्रिपुरा में, असम में, मिजोरम में। देखो कौन से राज्य में यह स्थापित हो रहा है, तो ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम में। तो असम में इस नए उर्वरक संयंत्र से कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। देखो जब नए संयंत्र लगाए जाएंगे, जैसे भी हम लोग अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हैं तो लोगों को इंडस्ट्री से ज्यादा जॉब्स भी मिलेंगी और साथ में जिस सेक्टर की इंडस्ट्री होगी उसको बढ़ावा मिलेगा। जब जैसे यहाँ पे उर्वरक यानी कि हम फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं, तो फर्टिलाइजर के संयंत्र लगाए जाएंगे, नई कंपनी जब खोली जाएगी तो उससे कृषि के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। अभी क्या होता है कि नॉर्मली देखा जाए तो खास करके यूपी और बिहार की ही बात कर लें, जो किसान होते हैं उन्हें
सही समय पर और उचित मात्रा में फर्टिलाइजर्स नहीं मिल पाते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, नहीं मिल पाती है, शॉर्टेज हो जाती है, तो अगर ये नए संयंत्र लग रहा है तो इस नए संयंत्र से कहीं ना कहीं इन किसानों को फायदा मिलने वाला है। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक भारत के कृषि क्षेत्र ने कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्शाई है? 3% की, 5% की, 7% की या फिर 10% की? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5% की। भारत के कृषि क्षेत्र ने इस अवधि में औसत 5% वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। जैसा कि भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कृषि के क्षेत्र में लोग नहीं जाना चाह रहे हैं, बट धीरे धीरे इधर कुछ सालों में देखा जाए तो कृषि में भी अब लोग जाने लगे हैं। तो ये जो औसत वृद्धि हुई है ये 5% की हुई है। हालांकि देखा जाए तो जिस लेवल से हमारे यहाँ जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये वृद्धि बहुत बड़ी वृद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी एक डायरेक्शन दे रही है कि हाँ कहीं ना कहीं जो युवा है या जो लोग हैं वो खेती की तरफ भी अग्रसर हो रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत में कितने रामसर स्थल जोड़े गए हैं? रामसर साइट्स, जो नए रामसर साइट्स हैं भारत में, कितने नए जोड़े गए हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 4। रामसर स्थल की वे आर्द्रभूमि वेटलैंड होती हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय महत्व का माना जाता है, और हाल ही में भारत में 4 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं, जिनमें से देश में कुल रामसर की संख्या बढ़ गई है। अभी इसमें 4 नए रामसर कौन से जोड़े गए हैं और टोटल संख्या कितनी हो गई है ये आपको कमेंट बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा था, आई थिंक कि टाइपिंग एरर या फिर इसको सही करते टाइम पे वो हट गया और मैंने इसको लिखा हुआ था। भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को भारतीय तटरक्षक दिवस 2025 मनाया जाता है? 1 फरवरी को, 2 फरवरी को, 3 फरवरी को या फिर 4 फरवरी को? देखो इंडियन कोस्ट गार्ड डे की बात कर रहे हैं तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 1 फरवरी को। भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे की स्थापना 1 फरवरी 1977 यानी 1977 को हुई थी। इसी कारण हर साल 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया है? निर्बाध यात्रा क्या होती है कि कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, टिकट कंफर्म्स नहीं होते हैं, वेटिंग लिस्ट में होते हैं, मतलब ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस तरीके के कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए उसके लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है आपके SWA रेल, ऑटो रेल, भारत रेल या फिर सुगम रेल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, SWA यानी कि स्वरेल। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए सभी सेवाओं को एकीकृत करने के उद्देश्य से स्वरेल नामक सुपर ऐप लॉन्च किया है, जिसमें टिकट बुकिंग, ट्रेनों की जानकारी और अन्य सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेंगी। वित्त वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% से घट करके वित्त वर्ष 2025 में कितनी हो गई है? देखो जो खुदरा मुद्रास्फीति थी वो 5.4 से कम हुई है, तो वित्त वर्ष 2025 में ये कितनी हो गई? 2.8% हो गई, 3.8% हो गई, 4.9% हो गई या 5.0% हो गई? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4.9% हो गई। वित्त वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन 5.4% थी, जिससे सरकार की आर्थिक नीतियों के तहत घटा करके वित्त वर्ष 2025 में 4.9% कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किन क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की गई है? खाद्य प्रसंस्करण यानी कि इसे हम फूड प्रोसेसिंग कहते हैं, उर्वरक के लिए, फुटवियर और लेदर के लिए, सोलर पैनल के लिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फुटवियर एंड लेदर के लिए। राइट, इसकी व्याख्या देखते हैं कि फोकस प्रोडक्ट स्कीम का उद्देश्य फुटवियर और लेदर उद्योग को बढ़ावा देना है, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और भारत का निर्यात बढ़ेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्र पहल शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने, उत्तराखंड ने, महाराष्ट्र ने या फिर कर्नाटक ने? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश ने। क्या है जरा देखते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने मन मित्र पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और ये था आज का करंट अफेयर का एपिसोड। आई होप कि ये इंफॉर्मेटिव लगा। लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा
और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।